ઘણા વર્ષો બેંકમાં જોબ કરી. એકવાર થયું એવું કે બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે હું કામ કરતો હતો. તો એક કસ્ટમર મારી પાસે આવ્યો અને એણે મને ચેક આપ્યો. ચેકમાં જોયું તો સિગ્નેચર આખી ગોળ ગોળ હતી. તો મેં જોયું આ કોણ સાઇન કરી છે? તો એણે કીધું મારી દાદીએ સાઇન કરી છે. પાછું જોયું ગોળ ગોળ એકદમ સિગ્નેચર. પૂછ્યું આ તમારા દાદીનું નામ શું છે? તો કે મારી દાદીનું નામ જલેબીબાઈ છે. એટલે ગોળ 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 ગોળનો મતલબ એક થાય કન્ફ્યુઝન, અને બીજો ગોલ છે આપણો ફાઇનાન્શિયલ ગોલ. હવે આપણે ફાઇનાન્શિયલ ગોલ ઉપર આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલાં તો કોઈ વ્યક્તિની ઉંમર 0 થી 85ની વચ્ચે આપણે કન્સિડર કરીએ. લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી તો વધતી જાય છે. હવે એની અંદર છે કે 25થી લઈને 60 વર્ષની ઉંમર સુધી 25 થી 60 વર્ષની ઉંમર સુધી કોઈ બી વ્યક્તિ કમાય છે. ઇઝ ઇટ ગુડ? શેલ આઈ સ્પીક ઇન ગુજરાતી और हिंदी? एनीथिंग? ओके, हिंदी. ओके. तो कोई 0 से लेके 85 ईयर्स तक की एज है किसी की, और उसके अंदर से उसकी कमाने की एज होती है 25 से लेके 60 ईयर्स तक. ठीक है, तो 30 से 35 साल तक वो आदमी कमाएगा. अभी 0 से 25 ईयर्स तक बीच वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है, और बाद में 60 ईयर्स के बाद या तो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए हुए उसको प्रॉपरली मैनेज करके बाकी के साल जिएगा. अभी हम देखते हैं कोरोना टाइम में क्या हुआ था. 3-4 महीने का लॉकडाउन था और लोगों को एग्जिस्टेंस करना मुश्किल था. अभी सोच सकते हैं कि किसी की उम्र 60 ईयर्स है और उसको बाकी के 25 साल तक उसको सर्वाइव करना है, जो भी उसके पास पड़ा है उससे. सोचिए तो कितना डिफिकल्ट रहेगा ये चीज़. अभी दूसरा एक चीज़ है कि महंगाई कंटिन्यूस बढ़ रही है. और जैसे कि कोका कोला की फॉर एग्जांपल बॉटल है तो 50 साल पहले 7 पैसे की थी, और वही आज 38 रुपीज़ की है, वही क्वांटिटी. दूसरा देखिए कि अगर कोई मूवी की टिकट, मेट्रो के अंदर 3 रुपये की मूवी की टिकट 40 साल पहले थी, और अभी मूवी टिकट की कीमत 700 रुपये है पीवीआर सिनेमा के अंदर. तो ये इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है. एक बार मेरे फादर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका 45 साल पहले मैरिज हुआ था तो उनका एक्सपेंसिस हुआ था 5,000, और जब मेरा मैरिज हुआ 15 साल पहले तो मैरिज का खर्च था 5 लाख रुपए. उनके शादी में 200 लोग आए थे, मेरी शादी में भी 200 लोग आए थे. तो सोचिए नियरली 30-35 साल के अंदर 100 गुना खर्चा वो बढ़ गया. अभी फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी 30 साल का है और उसके मंथली एक्सपेंसेस अपने कंसिडर कर सकते हैं 40,000, अप्रोक्सीमेटली 40,000 होता है खर्चा. अगर 8 से 9 साल के अंदर इन्फ्लेशन डबल हो रहा है, जैसे कि अगर वो आदमी 48 साल का होगा तो उसका मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा 80,000. अगर वो आदमी होगा 46 का तो उसका एक्सपेंसेस होगा 1.6 लाख. लेकिन एक बात है कि अगर वो आदमी 86 का होगा तो मंथली एक्सपेंसेस होगा 51 लाख रुपीज़. 51 लाख रुपीज़ होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने फादर का एग्जांपल दिया था कि वो 50 साल पहले उनका इनकम था 200 रुपये, और 200 रुपये में वो खुद का घर चलाते थे, उनके पापा को भी भेजते थे, सेविंग्स भी होता था, और उनकी सिस्टर की जवाबदारी भी थी, वो उसके लिए भी पैसे बचा के रखते थे. और आज अगर 40,000 है मतलब 200 गुना ज़्यादा है इनकम, फिर भी क्या उतना कर सकते हैं? दिस इज द थिंग कि कैसा होता है. एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं, वो है A = P 1 + R⁻n. सब पता है, सबको स्कूल में पढ़े हुए हैं. अभी एक अमाउंट है A अमाउंट है, और अमाउंट कैसे आती है? सबसे पहले एक प्रिंसिपल होना चाहिए, मूड़ी होनी चाहिए. दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट के अंदर है, और तीसरा है पीरियड, नंबर ऑफ ड्यूरेशन. तो ये अमाउंट सिर्फ 3 चीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहती है. कितना आपके पास मूड़ी है, कितना आपके पास प्रिंसिपल है, कितना रेट के ऊपर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और तीसरा है आप कितना समय के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो. तो सबसे पहले अपने को पैसे कैसे अमाउंट बढ़ा सकते हैं उसके लिए बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल कैसे बढ़ाई जाए. प्रिंसिपल बढ़ाने के मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ. एक तो इनकम बढ़ाने की चाहिए. इनकम कैसे बढ़ाने की? जितना भी आपके पास अमाउंट है, जो भी आपके पास सैलरी आती है, जो है बिजनेस से जो भी अमाउंट आती है, कम से कम आप उसमें से 5% अपने खुद के एजुकेशन के लिए डालिए, या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए डालिए.
कुछ टाइम आपको लगेगा कि ये पैसे फिजूल में जा रहे हैं, लेकिन उसका कंपाउंड इफेक्ट आपको मल्टीपल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। आप 2 साल 3 साल में आप देखिए आपका अर्निंग इतना बढ़ जाएगा। जो आपने अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए डाला, सिर्फ 5% आप इन्वेस्ट कीजिए जो भी आपका इनकम आता है वो। प्रिंसिपल बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि आप जो भी आपके पास सैलरी आती है या जो भी आपके पास इनकम आती है, उसमें से एटलीस्ट 10 to 15% आप जैसे ही आती आप दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डाल दीजिए। जैसे आप पैसे डालेंगे उसका आपका सेविंग्स होगा। और पहली बात ये कि आपको पहले पैसे डालने उसके बाद ही खर्चा करना है। लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, फिर बाद में मंथ एंड आता है तो तकलीफ होती है कैसे आएंगे। लेकिन फोर्सफुली पैसे इन्वेस्ट पहले 10 to 15% कीजिए, उसके बाद अगर कर कसर से भी रहना पड़े तो भी एटलीस्ट जो 80% के अंदर है उसके अंदर ही खर्चा कीजिए। ये हुआ प्रिंसिपल बढ़ाने का बात। नेक्स्ट चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कैसे ज़्यादा इंक्रीज कर सके ताकि हमको अमाउंट ज़्यादा मिल सके। तो सबसे पहले है कि रेट बढ़ाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। रेट बढ़ाने का मैं सबसे बढ़िया तरीका कहता हूँ वो है गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट है रेट बढ़ाने का आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, उसके निफ्टी के, सेंसेक्स के, इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF ले सकते हैं उसके। और नेक्स्ट तरीका है एन का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आप कैसे कर सकते हैं। टाइम पीरियड सबसे अच्छा है कि टाइम पीरियड कैसे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला जितनी कम उम्र हो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कम उम्र से। अगर नहीं किया उतना इन्वेस्टमेंट तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा तो आपके बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और उसको सिखाइए ताकि जब वो बड़ा हो तब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अभी एक बार हुआ यूं कि मुझे किसी ने कहा कि क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें तो रेट बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो मैं पर्सनली, सबका अलग अलग व्यू होता है, मैं पर्सनली कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई फंडामेंटल्स नहीं है क्रिप्टो में। मेरा पड़ोसी श्यामलाल है, मेरे पास आया और वो बहुत ही बड़ा मायूस था उस टाइम। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ श्यामलाल, तो बोल रहा है 1 हफ्ते पहले मैंने एक वेबिनार में अटेंड किया था क्रिप्टो करेंसी अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब समझाया और इतना दिमाग में डाला कि 6 महीने के अंदर पैसे हमारे डबल हो सकते हैं। 5 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने पूछते भी खा सकती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके। फिर बोल रहा है मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर बाद में उसने अपने पापा से कहा, अपने फादर से बात किया और फादर से बात किया। उसके बाद उसके फादर में इतना दिमाग में घुसा दिया कि उसके फादर ने 2 दिन के बाद अपने गांव गए, जितनी भी जमीन थी, जितने भी मकान थे, स्प्लेंडर बाइक भी था, वो सब उसके नाम से खुद के नाम पे कर लिए। उसके फादर ने खुद के नाम पे ट्रांसफर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए स्पेसिफिक है। और इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल भी छोटे छोटे होने चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको डेट्स में पैसा डालने चाहिए। अगर आपका मीडियम टर्म गोल है तो आपको डेट्स और इक्विटी दोनों के अंदर पैसे डालने चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए। सिंपल सा रूल है 100 - X, जो एक सिंपल रूल है, सबको पता होगा। उसके अंदर अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप 30% डेट में डालिए, 70% इक्विटी में डालिए। अगर आपकी एज 60 है तो 60% डेट में डालिए, 40% इक्विटीज़ में डालिए। मतलब क्या है कि जितना एज है उतना आप इक्विटी में डालिए, बाकी डेट्स में डालिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें उसको प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक टर्म इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। जितनी आपकी एज होगी उसका 20 टाइम्स आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, जो भी हो। दूसरा है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। कितना लेना चाहिए, जितना आपके हार्ट सर्जरी का कॉस्ट होता है उतना मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। आपके वाइफ का, मदर फादर का, बच्चों का होना चाहिए। नेक्स्ट एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। वो क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई स्पेसिफिक, अगर कोई 3-4 महीने 6 महीने के लिए अगर आदमी बेड रिडन हो जाता है तो उसका खर्चा कौन चलाएगा,
ये इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी। और लास्ट एक इंश्योरेंस है, वो होना चाहिए, वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी इतनी मेहनत से बनाई है, अगर वो गिर जाए तो क्या होगा। मेरे फ्रेंड अरुण को भी ऐसा ही हुआ था 2000 की साल में, जब भूकंप आया था, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी थी और पूरी की पूरी गिर गई, एक ही फ्लैट था। इसलिए इतना फर्क पड़ता है, इसलिए इतना होना चाहिए। तो मेरा खाली कहने का इतना पर्पज है कि फाइनेंशियल नॉलेज गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, ताकि अपनी आगे वाली पीढ़ी भी अच्छे से पैसे को मेंटेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच।